हेलो एवरीवन, आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस क्लास में चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th में इसका पॉलिनोमियल जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन इसमें करेंगे। बच्चों, मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ऑलरेडी अपडेट कर दिया है, अपलोड कर दिया है सॉरी, यूट्यूब पर। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख करके ही आप इस एक्सरसाइज पर आए, क्योंकि मैंने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको 3 चीज़ें मैंने आपको कराई हुई है। एक तो मैंने कराया हुआ है आप लोगों को जीरोस क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। और रिलेशनशिप क्या होती है कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में किसी भी पॉलिनोमियल की, उसको प्रूफ के साथ मैंने आपको कराया हुआ है। और 3 पॉलिनोमियल की मैंने आपको वो कराई है प्रूफ। प्रूफ केवल आपको मैंने 2 का करवाया है, और जो थर्ड है क्यूबिक उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन उसके डायरेक्ट मैंने आपको रिलेशनशिप के फॉर्मूले बताए हुए हैं। एंड फोर्थ जो मैंने थर्ड चीज़ आपको कराई है वो कराई है कि अगर हमारे पास दो सम, किसी भी जीरोस के सम और प्रोडक्ट गिवन है, उससे हमें पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, वो कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको उसमें बताया हुआ है। और फोर्थ चीज़ मैंने आपको कराई हुई है स्प्लिटिंग टर्म मेथड, जिसमें आप लोगों ने ये सीखा था कि कैसे हम किसी एक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स को फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर हमें इस पॉलिनोमियल के फैक्टर चाहिए तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसकी जीरोस चाहिए हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर का मिलना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम यहाँ पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज़ करेंगे। और इंट्रोडक्शन में मैंने जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड आप लोगों को बताया हुआ है उसमें मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, जिसको मैं इस वीडियो में सुधारने वाला हूँ। बस एक माइनर सी मिस्टेक है, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए, जिससे कि कम से कम समय में ख़त्म हो जाए। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट ये होगी कि वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और आप लोग अगर हमारी और भी चैप्टर नंबर 2 की वीडियोस को देखना चाहते हो तो मेरी ऑल प्ले लिस्ट मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग जा करके मेरी फर्दर वीडियोस आप 10th क्लास की अगले चैप्टर्स की देख सकते हो। ओके, बाकी ये वीडियोस तो मैं दोबारा से बना ही रहा हूँ, आप लोग इसको भी जरूर देखें और शेयर करें। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में करा चुका हूँ, वही चीज़ यहाँ पर आपको दोबारा फिर से करनी है। यानी कि एक बार जब आप इंट्रोडक्शन देख कर के आओगे और फिर दोबारा से आप एक्सरसाइज पर आओगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बड़ी आसानी से कर पाओगे। मैं यहाँ पर केवल एक पार्ट को सीक्वेंस वाइज कराऊंगा कि आपको पेपर में इसको करना कैसे है। बाकी के जितने भी बचे हुए 5 पार्ट हैं इनको मैं शॉर्ट तरीके से कराऊंगा। करना आपको उसी तरीके से है जिस तरीके से मैं फर्स्ट पार्ट आप लोगों को कराऊंगा। इसमें सबसे पहले हमें फैक्टर करने हैं इसके, ठीक है, उससे जीरोज हमें फाइंड आउट करने हैं और उसके बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप इन कोएफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है, और जीरोस के बीच में। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, इसका सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये 6 के 6 पार्ट को कई कॉपी में लिख लो, क्योंकि मैं जब अगले पेज पे जाऊंगा तो मैंने अलग से ये 6 के 6 पार्ट एक दूसरी कॉपी में लिख लिए, जिससे कि मुझे फिर पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा। तो आप लोग इन 6 के 6 पार्ट को अपने अलग कॉपी में जरूर लिख लो। देखो यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है पी एक्स, इसको ऐड कर लेंगे, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। करना कुछ नहीं है, हमें इसकी जीरोस फाइंड आउट करने हैं। हमें जीरोस फाइंड आउट करने के लिए करते क्या है, एक्स को जीरो के इक्वल रख देते हैं, क्योंकि जीरोस का मतलब होता है इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है उसकी वो वैल्यू यहाँ पर रखने पर पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, उसे कहते हैं हम जीरोस। तो यहाँ पर पी एक्स को क्या रख दो, जीरो। पुट पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स इक्वल टू जीरो टू फाइंड कोमा लगा के टू फाइंड जीरो, जीरोस को फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, पी एक्स को जीरो रख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज़ करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज़। तो इक्वल टू जीरो, तो ये लीजिए पी एक्स की वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू जीरो रख दी। इसके बाद हमारा जो पहला स्टेप है बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड, स्प्लिटिंग टर्म मेथड, ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम इसके फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसकी मल्टीप्लिकेशन हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करना है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है क्या, 1 है। याद रखना किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होगा, भले वो सिंगल वेरिएबल क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर 1 भी है, एक्स की पावर 2 भी है, इनमें से एक्स की हाईएस्ट पावर किसकी है, एक्स की पावर 2 की, एक्स यानी कि इस वाले एक्स की यहाँ पर हाईएस्ट पावर है। तो हमेशा ही जो मिनिमम से मिनिमम कोफिशिएंट होगा किसी भी पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर जो उसमें सबसे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल होगा उसका मिनिमम कोफिशिएंट 1 होगा, वो कभी जीरो नहीं होगा। तो पॉलिनोमियल में
किसी भी वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगी उसका कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, वरना वो उस ऑर्डर का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पर ये सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर 1 मान करके चलेंगे, ना कि 0। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोफिशिएंट 0 हो गया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा और ये लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म तो 0 हो जाएगी, बचा -2x - 8, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिए किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर वाला जो भी वेरिएबल होगा उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा, मिनिमम और मैक्सिमम वो कितना भी हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ तो 1, अगर यहाँ पर कोई वैल्यू दी होती तो उसके हिसाब से उसका कोफिशिएंट होता। तो इसका कोफिशिएंट 1 है। पहले 1 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, यानी कि कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में करनी है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू 8 आएगा। अब जो मैं फैक्टराइजेशन मेथड का तरीका बताऊंगा इसके फैक्टर करने के 8 के, अब हमें इसको फैक्टर करना है 8 के। ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे। इनको आप रफ कॉपी में करके देखेंगे, इसको आप रफ कॉपी में करके देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करेंगे, इसको आप केवल रफ कार्य में करना है, आपको फेयर में केवल ये चीज करनी है। तो मैं इसको रफ कार्य में यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, तो लो मैं इसको रफ कार्य में लिख देता हूँ। तो 2 4 जा 8, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो इसके फैक्टर आ गए 1 2 1, 2 इंटू 2 इंटू 1, ये लिख देंगे। आप इसको 1 से डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, तो हम यहाँ पर 1 भी ले लेंगे, और 1 तो हर एक का फैक्टर होता ही है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में हमें इसमें से 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसमें से ऐसे फैक्टर हमको ड्राइव करने हैं जिनका सम जो मिडिल टर्म है एक्स वाली, एक्स पावर 1 वाली, इसके सम के इक्वल आना चाहिए। वो भले आप प्लस करके लाओ या उसको माइनस करके लाओ, इनमें से किसी भी साइन का यूज करके आप लाओ, लेकिन लाना इसके इक्वल है, उसको समेशन की फॉर्म में लिखना है। और उनकी जो प्रोडक्ट है, उन फैक्टर्स की जो प्रोडक्ट है वो इस वैल्यू की इक्वल आनी चाहिए। जो कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लिकेशन थी वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल आनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को बताया था कि इनकी प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म की इक्वल आनी चाहिए। नो, वो एक स्पेशल केस बन जाता है जहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म के इक्वल ही आ गया प्रोडक्ट। तो तब वो केस है कि प्रोडक्ट की जो फैक्टर्स है उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म की इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि 1 में आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एज इट इज कांस्टेंट टर्म ही आएगी, तो तब वो केस है। अदरवाइज यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट किसकी इक्वल आनी चाहिए, कांस्टेंट टर्म और जो कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। ओके, तो यहाँ पर हमें ऐसे फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं जिनका सम ये आए और उनकी प्रोडक्ट ये आए। तो आप कैसे भी कर सकते हो, प्लस प्लस से भी, प्लस माइनस से भी, माइनस माइनस से भी, माइनस प्लस से भी, ये साइन यहाँ पर यूज हो सकते हैं। इन सभी का यूज करके, साइन का यूज करके हम यहाँ पर इनके इनके समीकरण की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो क्या 2 2 जा 4, ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 को एक्स को छोड़ दो, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को भी छोड़ दो, 2 को देखो 2 2 जा 4, ठीक है, और यहाँ पर 2 है, क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ 4 - 2 जी, यानी कि इनका सम किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल आ गया। भले चाहे प्लस का साइन का यूज करो चाहे माइनस के साइन का यूज करो, ठीक है, मैं इसको 4 - 2 लिख सकता हूँ। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 2, क्योंकि जिन फैक्टर्स का यूज करके हम इसके जिन फैक्टर्स के सम में हम इसको तोड़ रहे हैं उन्हीं फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन ये आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर 4 और 2 लिए, तो क्या 4 और 2 की मल्टीप्लिकेशन 8 के इक्वल है, जी हाँ 8 के इक्वल है। तो इसका मतलब हमें हमारे फैक्टर मिल गए 4 और 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या 2 को क्या लिख सकते हो, 4 × 2 माइनस 8, यहाँ पर एक्स यहाँ पर माइनस इक्वल टू 0 इंटू में एक्स, क्योंकि 2 को हमने 4 - 2 लिखा, एक्स दिया मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट माइनस और 8 एज इट इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे, माइनस का 4x, एक्स की मल्टीप्लिकेशन अंदर जाएगी और माइनस की भी अंदर जाएगी, तो -4x माइनस माइनस प्लस 2x, यानी कि 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, अब यहाँ पर अगला स्टेप क्या करना है, अगला स्टेप यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ से कुछ टर्म कॉमन आएगी, इसमें से और इसमें से जो भी टर्म आएगी वो सेम कॉमन आनी चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, मतलब ये चीज तो है ही कि हमें इसमें से ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी प्रोडक्ट इस मिडिल वाले टर्म के इक्वल है और उनकी प्रोडक्ट ये जो टर्म थी कांस्टेंट और कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन की इक्वल आने की।
ये तो आनी चाहिए, लेकिन एक कंडीशन और भी यहाँ पर आगे आकर के फाइनल होनी चाहिए कि यहाँ से ये फैक्टर्स यहाँ पर पुट करने के बाद यहाँ से जो टर्म है वो कॉमन निकलनी चाहिए। अगर यहाँ से कोई भी टर्म कॉमन नहीं निकली तो इसका मतलब ये फैक्टर फेल हो जाएंगे। तो तब हम क्या करेंगे, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से बहुत से, फिर इसमें अदर फैक्टर्स होंगे, इसी के अंदर अदर फैक्टर्स होंगे जिनका सम इसके इक्वल होगा और उनकी प्रोडक्ट इसके इक्वल होगी। हालांकि में यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमें दिए गए हैं इनमें से ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिनमें से यहाँ पर कोई कॉमन टर्म ना निकले इस केस के बाद। यहाँ पर समीकरण की फॉर्म में तोड़ने के बाद यहाँ पर कोई भी कॉमन टर्म न निकले, इसमें से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर आप आर डी शर्मा उठाओगे और आर एस अग्रवाल उठाओगे उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा जिसमें आपको फैक्टर्स तो मिल जाएंगे जिनका सम इसके इक्वल और उनकी प्रोडक्ट इसके इक्वल आएगी, लेकिन लेकिन उनका उनको पुट करने के बाद आगे आकर के यहाँ पर कोई भी कॉमन टर्म आपको नहीं दिखाई देगी। उस केस में क्या होगा, उस केस में इसी इसी इन्हीं फैक्टर्स के अंदर मल्टीपल पेयर्स प्रेजेंट होंगे जिनका सम इसके इक्वल और उनकी प्रोडक्ट इसके इक्वल आ सकती है। ठीक है, उनकी प्रोडक्ट कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के इक्वल आएगी और उनकी सम इस मिडिल वाले टर्म के इक्वल आएगा। ठीक है, भले आप इसमें से प्लस माइनस का साइन का यूज क्यों ना करो, इनमें से आप किसी भी साइन का यूज कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर किसका साइन का यूज किया, माइनस का, यहाँ पर -4x और प्लस यानी कि माइनस प्लस का यहाँ पर यूज हुआ। यहाँ पर मैंने 2 को 4 के फॉर्म में तोड़ा। ठीक है, इनकी प्रोडक्ट 8 की इक्वल आई और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस यानी कि -4x + 2x में ये टूट गया। तो इसी तरह से यहाँ पर प्लस प्लस माइनस 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 प्लस इनमें से किसी भी साइन का यूज हो सकता है। तो आप याद रखें कि इस स्टेप के बाद भी यहाँ पर कॉमन टर्म निकलनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है, इनमें से ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिनमें यहाँ पर कोई भी कॉमन टर्म ना निकले। इन सभी में कॉमन टर्म निकल जाएगी। लेकिन जब आप आर डी शर्मा या फिर कोई भी किसी भी राइटर या किसी भी ऑथर की बुक उठाएंगे तो उसमें आपको मल्टीपल क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे फैक्टराइजेशन के जिसमें कांस्टेंट टर्म की जो भी प्रोडक्ट आएगी कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट की, उसकी फैक्टराइजेशन करने पर उसके फैक्टर में मल्टीपल पेयर्स ऐसे प्रेजेंट होंगे जिनका सम इसके इक्वल और प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉमन टर्म नहीं निकलेगी, उनमें से कोई एक फैक्टर ही होगा। जैसे यहाँ पर पेयर है 4,2, यहाँ पर 4,2 पेयर मिले, इसके अलावा कोई और यहाँ पर पेयर मिलेगा ही नहीं। ठीक है, जिनका सम इसके इक्वल आ सके। ओके, तो याद रखना यहाँ पर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो चलो यहाँ से कॉमन लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में से एक्स यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचा x-4। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आया 2x, क्या कॉमन आया 2x नहीं 2 कॉमन आया क्योंकि यहाँ पर x नहीं है। यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ से क्या बचा, इसको मैं 2 × 4 लिख सकता हूँ। 2 यहाँ से कॉमन गया, यहाँ पर क्या बच गया 4 = 0। अब देखो यहाँ पर कॉमन टर्म बच गई, फिर पॉलिनोमियल बच गया। तो अब इस पॉलिनोमियल को यहाँ से क्या ले लो, कॉमन ले लो और यहाँ पर क्या बचा x + 2 क्योंकि यहाँ से x + -4 गया, x बचा, प्लस साइन यहाँ से x - 4 गया, 2 बचा, तो x + 2 यहाँ पर बच गया = 0। तो ये आ गए हमारे फैक्टर, अब या तो ये वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है। अब एक केस हो सकता है, या तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी तब जाकर के ये वैल्यू 0 आई होगी, या फिर ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी तब जाकर के ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 आई होगी। तो इसका मतलब एक बार हम इसको 0 रखेंगे, एक बार हम इसको 0 रखेंगे, तो -4 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर x = क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, x की वैल्यू 4 आएगी एंड x + 2 = 0। ऐसे ही आप लोगों को पेपर में करना है, बस ये तो आपको रफ कार्य में करना है। और जो कंडीशन इसमें हो सकती है वो मैंने आपको बता दी, तो आप लोग इसको अच्छे से कॉपी में लिख लेना। बाकी अगले पार्ट्स में आपको शॉर्टकट तरीके से कराऊंगा। ओके, x = 0, x = -2, तो यानी कि जीरोस तो हमारे आ गए, x = 4, x = -2, तो यहाँ पर लिखेंगे जीरोस आर x = 4 एंड x = -2। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। एक पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या करना है, रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप को वेरीफाई करने से पहले हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू चाहिए, यानी कि जितने भी हमारे कोफिशिएंट हैं उनकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कंपेयर, इस स्टेप के बाद कंपेयर। अभी कंपेयर का सबसे पहले हम इनको अल्फा और बीटा मान लेते हैं। लेट अल्फा = -2 एंड बीटा = 4। बीटा = मैंने 4 मान लिया, अल्फा = -2 मान लिया। इनमें से आप किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हो। देन कंपेयर गिवन px, जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, गिवन px टू देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वो इसी फॉर्म की होती है। तो यह जो इसकी जनरल फॉर्म है वो हमने यहाँ पर लिख दी। ए बी सी की आप कुछ भी वैल्यू रखो उसके हिसाब से आपको पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास जो पी एक्स है वो क्या है, एक्स स्क्वायर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको इससे कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर यहाँ पर इसका कोफिशिएंट ए है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2, विद साइन उठाना है -2, एक्स का कोफिशिएंट बी, तो बी की वैल्यू -2 आ जाएगी। ओके, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -8, कोफिशिएंट यानी कि कांस्टेंट टर्म -8, सी की वैल्यू आ गई -8। ये काम खत्म। यहाँ से हमने सभी के सभी कोफिशिएंट्स को हमने यहाँ से निकाल लिया है। चलो नेक्स्ट पेज पर अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। अब देखो यहाँ पर LHS में चलते हैं। LHS में अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा अल्फा कितना था हमारे पास 4, अल्फा कितना था 4 प्लस बीटा कितना -2 अल्फा प्लस बीटा कितना 4 -2 इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा निकालो, अल्फा की वैल्यू 4 इंटू बीटा की वैल्यू -2 इक्वल टू, तो 4 इंटू 2 8 और माइनस का साइन एज इट इज, क्योंकि -2 यहाँ पर प्लस का 4, तो प्लस माइनस माइनस 4 टू जा 8, तो -8 हो जाएगा। ठीक है, RHS यहाँ से निकाल लेते हैं हम। RHS सबसे पहले इनको माइनस का बी अपॉन ए जो कि अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए माइनस का बी। हमारे पास जो बी की वैल्यू थी वो क्या आई थी, एक बार मैं पीछे देख लेता हूँ। ठीक है, बी की वैल्यू -2 है, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू हमारे पास -8 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पर ये देख लो, बी की वैल्यू क्या -2 और यहाँ पर माइनस साइन फॉर्मूले वाला। ए की वैल्यू हमारे पास +1 है। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2/1 इक्वल टू 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो -b/a के इक्वल आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल होता है, तो c/a यहाँ पर निकालेंगे। सी की वैल्यू -8 है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो ये कितना आ जाएगा -8। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा c/a के इक्वल आया, तो इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे भी अगर आपको पेपर में क्वेश्चन मिला तो आपको इस तरीके से इसको सोल्व करना है। ठीक है, चलो अब इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो चलो इसको अब जो सेकंड पार्ट करेंगे, मैं इसको शॉर्टकट में आपको कराने वाला हूँ, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि 18 मिनट की तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है px इक्वल टू 4s² माइनस का 4s प्लस 1। मैं डायरेक्ट इसको 0 के इक्वल रख रहा हूँ। ठीक है, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे एस स्क्वायर के, तो 4 आएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिला 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 1 1 जा 1, तो 2 इंटू 1 हमको ऐसे फैक्टर मिले। अब हम यहाँ से ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम क्या आए 4 आए और उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल आए 2 के इक्वल आए, तो 2 2 जा 4। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट के इक्वल आया, और 2 + 2 कितना 4, तो यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 4s² माइनस 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 + 2, क्योंकि यहाँ से हमें पेयर क्या मिले 2,2, यानी कि ये दो फैक्टर मिले जिनका सम 4 के इक्वल है, इंटू s + 1 इक्वल टू 0, और उनकी प्रोडक्ट इसके इक्वल है 4 के। और 4 कैसे आया, ये कॉन्स्टेंट टर्म के मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट के x² के कोफिशिएंट में। ठीक है, अब 4s² माइनस 2s + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे 2s यहाँ से कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ से 2s को बना सकता है, यहाँ से 2s पूरी क्वांटिटी चली जाएगी। यहाँ पर क्या बचा s बचा, यहाँ पर क्या बचा 1 बचा। अब देखो यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जहाँ पर कॉमन कुछ नहीं आता वहाँ पर क्या कॉमन आएगा 1 आएगा। ठीक है, और मैं यहाँ से क्या, अगर मैं यहाँ से 1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, एक मिनट होगा 2s 2 to 4 s + 1 माइनस को 2s यहाँ से 2s कॉमन गया तो s - 1 बचा, और 2s + 1 एक मिनट s यहाँ से सॉरी यहाँ पर 2s - 1 बचेगा, सॉरी यहाँ पर 2s - 1 बचेगा, क्योंकि मुझे गलत फहमी हो गई थी कि यहाँ पर ये फैक्टर गलत तो नहीं है, फैक्टर सही है। देखो यहाँ से जब 2s कॉमन गया तो यहाँ पर 2s बचा, क्योंकि यहाँ पर एक 2 बचा, यहाँ पर एक s पर 2s - 1। अब मैं यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लेता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस टू एस बचेगा जो कि 1 माइनस टू एस माइनस वन के इक्वल नहीं है। तो 1 माइनस टू एस को टू एस माइनस वन के इक्वल कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ तो टू एस माइनस वन बच जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर टू एस माइनस वन बच जाएगा इक्वल टू 0। अब इस पूरी कॉमन टर्म को क्या ले लो, यहाँ से निकाल लो। यहाँ पर क्या बचा, टू एस माइनस वन इक्वल टू 0, या तो ये 0 या फिर ये 0। तो यहाँ पर टू एस माइनस वन इक्वल टू 0, तो एस की वैल्यू कितना आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। और यहाँ पर जब आप इसको 0 के इक्वल रखोगे तो एस की वैल्यू यहाँ से भी क्या आ जाएगी, हाफ आ जाएगी। ओके, अब ये होंगे हमारे जीरोस। लेट कर लो एल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू क्या, 1/2। फिर से जब आप कंपेयर करोगे, कंपेयर करने पर जो हमारे पास ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 है, ठीक है। ओके, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर -4 है, साइन के साथ उठाना है। और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, +1 है, ठीक है। ये तो आपको शॉर्टकट में करा रहा हूँ, करना आपको ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। ओके, पेपर में वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब इसके बाद LHS करते हैं। LHS एल्फा प्लस बीटा निकालो भैया। एल्फा हाफ प्लस हाफ कितना 1 हो जाएगा। एल्फा इंटू बीटा निकालो 1/2 इंटू 1/2 1/4 के इक्वल हो जाएगा। उसके बाद RHS निकालो, RHS निकालो। RHS में माइनस का B/A निकालो, माइनस का B/A। तो माइनस का B/A तो -4 अपॉन में, ठीक है। यहाँ पर -4 और यहाँ पर क्या +4 तो हाँ सॉरी -4 माइनस, क्योंकि एक तो माइनस साइन फॉर्मूले वाला और एक -4 बी की वैल्यू अपॉन में 4, तो हो गया 4/4, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव वैल्यू कितने आ गई, 1 आ गई। तो -B/A अल्फा प्लस बीटा के इक्वल तो आ गया। अब C/A निकालो। C/A यानी कि C की वैल्यू हमारे पास 1 थी और A की वैल्यू 4 थी, तो C/A 1/4 के इक्वल आ गया। और ये किसके इक्वल था, ये था आपका एल्फा इंटू बीटा के इक्वल। तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS, ये आपका वेरीफाई हमने कर दिया, ठीक है। चलो इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट देखो उसका क्या है। Px को हम मान लेते हैं, Px को मान लेते हैं 6x² -3 -7x। मैं उसको ऑर्डर चेंज करके लिख देता हूँ, 6x² -7x -3 = 0। कुछ नहीं करना, 3 की मल्टीप्लाई पहले 6 में करो तो क्या आएगा, 18 आएगा। तो 2 9 जा 18, इसके फैक्टराइज करो, 3 3 जा 9, 3 1 जा और 1 1 जा, ठीक है। तो 1 × 2 × 3 × 3, ठीक है। अब हमें ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका सम क्या आए 7 के इक्वल आए और उनकी प्रोडक्ट 18 के इक्वल आए। तो देखो यहाँ पर 3 3 जा 9 और यहाँ पर 2 ले लो, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके 9 और यहाँ पर 2 ले लो, 9 2 जा 18, 18 के इक्वल आया, 9 - 2 7 के इक्वल आया। तो इसका मतलब हमारे फैक्टर मिल गए x² -7 7 को क्या लिख सकता हूँ, 9 - 2 x -3 = 0। इनमें से ऐसे फैक्टर क्या मिले, जरूरी नहीं है कि जो ये फैक्टर है 3 2 1 इसमें से ही हमें वो फैक्टर मिले। इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बावजूद भी जो भी प्रोडक्ट आ रही है वो भी फैक्टर ही होगा, उसका याद रखना। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर हमने इनको डिवाइड किया तो यहाँ पर 2 3 3 1 ही मिले तो इनमें से ही वो फैक्टर होंगे। नो, इनकी जब आप अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई करोगे जो वैल्यू आएगी वो भी इसका फैक्टर होगा, याद रखना। तो ऐसे हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। ओके, आप लोग RD शर्मा में इसका चैप्टर नंबर 2 है आई थिंक, फैक्टराइजेशन में फैक्टराइजेशन का, आप उसको जा करके जरूर करें, आपको फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो 6x² -9x + 2x -3 = 0, ये हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई जब अंदर करेंगे तो 9x + 2x और माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस। ओके, ये यहाँ से क्या कॉमन आया 3x यहाँ से कॉमन आया, यहाँ पर क्या बचा 2x माइनस, यहाँ पर क्या बचा 3, यहाँ पर 2x + 3 बचा, यहाँ पर क्या बचा 2x + 3, यहाँ से कुछ नहीं कॉमन तो क्या आएगा 1 कॉमन आएगा, -1 निकालो +1 निकालो, यहाँ पर 2x - 3, यहाँ पर भी 2x - 3, इसका मतलब +1 निकालना है। तो 2x - 3 यहाँ पर बच गया, क्योंकि यहाँ पर 2x - 3 कॉमन टर्म यही एज इट इज बच रही है, तो +1 बाहर आएगा, क्योंकि जब कॉमन कुछ नहीं होता वहाँ पर कॉमन क्या होता है 1 हो जाता है और +1। ओके, यहाँ से ये वाली क्वांटिटी को बाहर निकाल लो 2x - 3 और यहाँ पर क्या 3x + 1 = 0, या तो ये 0 या फिर ये 0। एक बार इसको 0 रखो तो जब हम इसको 0 रखेंगे तो x = 3/2 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको 0 रखोगे तो x = -1/3 आ जाएगा। जीरोस तो ये आ गए। अब एल्फा मान लो इसको 3/2 को और बीटा मान लो किसको -1/3 को। और कंपेयर करने पर जो a की वैल्यू आएगी आप लोग अपने क्वेश्चन में देखना, a की वैल्यू 6 है, ठीक है। b की वैल्यू क्या है -7x, ठीक है, क्योंकि हमने उसका ऑर्डर चेंज करके लिखा था। तो ये देखो -7x, तो यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर केवल -7 आएगा, सॉरी x नहीं -7,
और सी की वैल्यू क्या आएगी -3 विद साइन हमको उठाना है। ओके, अब LHS निकालो, LHS निकालो, LHS हम यहाँ पर निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना 3/2, बीटा कितना -1/3, 1/3 इनका एलसीएम लेंगे तो 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों की आपस में 3 2 जा 6, तो 9 में से 2 हो गए कितना बचे 7 बचे, 7/6 आया। ठीक है, 7/6 आया। एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 2 इंटू माइनस का 1/3, तो 3 से 3 गया, माइनस का हाफ आया। ओके, अब RHS निकालते हैं। RHS एल्फा इंटू बीटा निकाला, एल्फा यार बीटा यार मल्टीप्लिकेशन करो तो माइनस हाफ। अब एल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इक्वल होता है, तो बी माइनस फॉर्मूले वाला बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू देखो -7 है, -7 बी की वैल्यू -7 ब्रैकेट में अपॉन ए की वैल्यू क्या है 6 है, 6 तो क्या आया 7/6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि माइनस बी अपॉन एल्फा प्लस बीटा के इक्वल आया। उसके बाद एल्फा इंटू बीटा को निकालेंगे। एल्फा की तरह हमारे पास, एल्फा हमारे पास है 3/2 इंटू बीटा की तरह, सॉरी गलती हो गई, सी अपॉन ए, यहाँ पर सी अपॉन ए निकालना है। सी की तरह -3 है, ए की तरह हमारे पास, ए हमारे पास 6 है, तो -1/2 ये आ गया, जो कि एल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। तो इसका मतलब LHS किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है, RHS के इक्वल है। सो LHS इक्वल टू RHS हैज वेरीफाइड, शॉर्टकट में से लिख देंगे। तो देखो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर, नेक्स्ट पेज पर। देखो फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट दे रखा, बहुत ही इजी है भाई, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। 4u² + 8u, ठीक है, इसको पी एक्स के इक्वल मान लो, पी एक्स क्या, इसको पी यू के इक्वल मान लो, पी और यू जो वेरिएबल होगा उसके अंदर यहाँ पर वो ही रख देना। ठीक है, जो पीछे एस वाला था मैंने इसको भी पी एक्स माना था, एक्स की जगह उसको एस रख देना। ओके, इसको 0 के इक्वल रख दो। देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, जब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो फिर तो बहुत ही आसान है। यहाँ से क्या करो, यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, 4u यहाँ से कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो 4u यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा u बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, इसको इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो 4u = 0, एक बार ये तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और u + 2 = 0, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, तो उसकी जीरोस तो ये आ गई। ठीक है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे, जितने उसकी हाईएस्ट पावर होगी उस वेरिएबल की, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी 2 है, तो उसके 2 जीरोस होंगे, तो एक वैल्यू 0 आ गई, एक वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, इस केस में बहुत ही आसान हो जाती है फैक्टराइज करना किसी पॉलिनोमियल को, जब वहाँ पर कांस्टेंट टर्म न दी गई हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं वेरिएबल को और उसमें से किसी कोफिशिएंट को, अगर कोफिशिएंट गिवन दिया हो मल्टीपल में तो देखो यहाँ पर इसको अल्फा मान लो, अल्फा = 0, बीटा की वैल्यू मान लो -2। ठीक है, ए की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, बी की वैल्यू कितना आ जाएगी 8 आ जाएगी। ओके, क्योंकि यू 8u, बी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 4, और जब सी गिवन ही नहीं है तो सी की वैल्यू क्या मानेंगे हम 0 मान लेंगे। ठीक है, याद करना। ठीक है, इसको याद कर लो, सी की वैल्यू 0 माननी है, कांस्टेंट की वैल्यू 0 माननी है जब कांस्टेंट गिवन ना हो। उसके बाद LHS निकालेंगे हम, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना 0 और बीटा कितना -2, तो -2 आया। ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, 0 इंटू -2 कितना आया 0 आया। ठीक है, अब RHS निकालेंगे, चलो भाई, बी अपॉन ए माइनस का, माइनस बी की वैल्यू कितनी 8, ए की वैल्यू कितनी 4, तो -8/4 कितना -2 आया। तो देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ गया। सी अपॉन ए, सी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 4, ये लो भैया 0, ये भी अल्फा इंटू बीटा के इक्वल आ गई, तो यानी कि LHS यहाँ पर RHS के इक्वल है, तो हैज वेरी फाइन। तो देखो कितने जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो बस फीडबैक आप लोग कमेंट में दे देना। फोर्थ क्वेश्चन भी बहुत आसान है, PT = t² - 15, भैया इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसको 0 के इक्वल रख दो। ठीक है, अब यहाँ पर t² = क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा प्लस का, और ये लो भैया t = √15, और देखो t = √15, तो t की वैल्यू क्या होगी, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब आप लोग 10th क्लास में हो तो आप लोग यहाँ पर सीखो कि जब भी हम किसी भी नंबर का रूट लेते हैं उसकी दो वैल्यू पॉसिबल होती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर √4 लिखता हूँ तो इसकी दो वैल्यूज होगी, t = मान लो t = √4 होता, यहाँ पर √15 है, यहाँ पर √4 होता, तो यहाँ पर इसकी दो वैल्यूज पॉसिबल होती है, एक तो +2 और एक -2। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप +2 का स्क्वायर करते हो इसका तब भी 4 आएगा, जब आप -2 का स्क्वायर करते हो
तो तब भी आपका ये पॉजिटिव 4 ही आएगा। तो केवल रूट के केस में जो भी यहाँ पर वैल्यू आती है, इसका जो भी स्क्वायर रूट आता है उसकी दो वैल्यूज आती है, एक प्लस में एक निगेटिव में, ठीक है। मैग्नीट्यूड इनका सेम है पर साइन इनके चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट 15। हमें इसका रूट नहीं पता, अब ऐसे ऐसे मत करना कि आप इसको पॉइंट में लिखने लग जाओ, नो, पॉइंट में नहीं लिखना, रूट में ही छोड़ देना है बड़ी क्लासेस में, वो तो छोटी, ठीक है, वो तो मेंसुरेशन में करना है ऐसा, जब हम वहाँ पर उसकी रूट की वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ पर हम बड़ी क्लासेस में है तो यहाँ पर पॉइंट में वैल्यू नहीं लिखेंगे। तो प्लस माइनस 15, तो टी की वैल्यू एक क्या आ जाएगी, प्लस का रूट 15, और टी की वैल्यू एक क्या आ जाएगी, माइनस का रूट 15। ओके, अब एल्फा, इसको एल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, ठीक है। एल्फा प्लस 15 रूट का और बीटा माइनस का रूट 15। उसके बाद अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या देखते हैं, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर की वैल्यू यानी कि एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट ए का 1 है, बी का क्या है, देखो यहाँ पर टी टर्म नहीं है, यहाँ पर सीधा कांस्टेंट टर्म हमको दी गई है, कांस्टेंट टर्म हमको दी गई है, यहाँ पर टी, टी का कोफिशिएंट यहाँ पर दिया ही नहीं गया, यानी कि टी, टी की टर्म यहाँ पर दी नहीं गई, यहाँ पर टी स्क्वायर है, टी नहीं है, यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पर जीरो है, जीरो है, ठीक है। और सी की वैल्यू यहाँ पर माइनस 15 है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पर दी गई है और माइनस साइन के साथ हमको वैल्यू उठानी है। ओके, अब एलएचएस में चलते हैं, एल्फा प्लस बीटा लिखते हैं, एल्फा प्लस बीटा कितना, माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15, तो वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, खत्म कहानी। एल्फा इंटू बीटा माइनस का रूट 15, ठीक है, इंटू प्लस का रूट 15, तो माइनस प्लस माइनस और रूट 15 का स्क्वायर कितना, माइनस का 15, यानी कि 15 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का जब हम स्क्वायर करते हैं रूट हट जाएगा, जो अंदर की क्वांटिटी है वो एज इट इज आ जाती है, और माइनस प्लस माइनस तो माइनस एन एज इट इज आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ओके, आर एच एस इक्वल टू, अब आर एच एस हमें निकालने, तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस फॉर्मूला वाला, बी की वैल्यू हमारे पास जीरो है और ए इक्वल टू क्या है, 1 है, तो माइनस का जीरो हो माइनस जीरो क्या जीरो हो जाएगा अपॉन 1, तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। सी अपॉन ए, सी अपॉन के, इसका वैल्यू माइनस 15 है, ए की वैल्यू 1 है, तो माइनस 15, यानी कि जो कि एल्फा इंटू बीटा के इक्वल आ गई। इसका मतलब एल एच एस किसके इक्वल है, आर एच एस के इक्वल है, आर एच एस के इक्वल है, तो इसका मतलब है वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो गया। इसका मतलब हमने इसके फैक्टराइज भी कर लिए और हमने इसको वेरीफाई भी कर दिया। चलो इसके लास्ट पार्ट पर चलते हैं। सिक्स पार्ट है, सिक्स पार्ट में 3x² माइनस एक्स माइनस 4, इसको पी एक्स के इक्वल मान लो, डायरेक्ट इसको मैं जीरो के इक्वल रख रहा हूँ, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई 3 में 12 आ जाएगा, तो लो भैया 12, इसके फैक्टराइजेशन करो, 2 6 जा 12, 2 3 6, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गए। यहाँ से यही फैक्टर नहीं और भी फैक्टर निकल सकता है, जैसे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 6 जा, हाँ नहीं, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, यहाँ पर 12 भी निकल सकता है, ठीक है, ये फैक्टर्स इसके निकल सकते हैं। ओके, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ऐसे फैक्टर जिनका सम क्या है, 1 आए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1x है, जिसके सामने कुछ नहीं होगा उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होगा, जीरो हम नहीं मानेंगे, याद रख लेना, ठीक है। x का कोफिशिएंट क्या है, -1, क्योंकि यहाँ पर माइनस है नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं डिजिट है, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। 1 इंटू एक्स, उसने x लिख दिया, ओके, याद रखना, तो माइनस का 1। तो यहाँ पर ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिनका सम क्या है, 12 के इक्वल, जिनका प्रोडक्ट 12 के इक्वल है और उनका सम -1 के इक्वल है। तो देखो, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, 4 3 जा 12, और 4 में से 3 का क्या बचा, 1 बचा, मिल गए ना पेयर, 4 और 3, 2 2 जा 4, ठीक है, और ये यहाँ पर 3 4 3 जा 12, ठीक है, और 4 में से 3 गए 1। ओके, तो चलो यहाँ पर करते हैं। अब देखो ऐसे तो 3 - 2 भी क्या आ रहे हैं, सब 1 की कॉल है, लेकिन 3 इंटू 2 क्या 12 की कॉल है, नहीं, तो इसलिए हमने 3 2 3 2 नहीं लिया, बल्कि 4 3 लिया। तो 3x² माइनस 1 को क्या लिख देंगे, 4 - 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, 1 को हमने 4 - 3 लिख दिया, इंटू में x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ से क्या कॉमन आया, x कॉमन आया, मैग्नीट्यूड में कुछ कॉमन नहीं है, तो 3x माइनस 4 यहाँ पर बचा, और यहाँ पर क्या है 3x माइनस 4, यहाँ पर भी 3x माइनस 4, यानी कि जहाँ पर कुछ कॉमन हो वहाँ पर 1 कॉमन आएगा, +1 लेना है कि -1, +1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्वांटिटी बची है जो क्वांटिटी यहाँ पर है, तो 3x माइनस 4, मान लो यहाँ पर 4 - 3x होता, तो अब हम यहाँ पर क्या लेते हैं, -1 कॉमन लेते हैं, जिससे कि माइनस यहाँ से कॉमन आने पर यहाँ पर प्लस आ जाता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है, और ये 3x माइनस 4 वाली
क्वांटिटी बन जाती। लेकिन यहाँ पर एज इट इज पहले से दी गई है, तो इसका मतलब यहाँ से +1 हमको कॉमन लेना है, इक्वल टू 0। यहाँ से 3x - 4 इक्वल टू, यहाँ से कॉमन ले लो और यहाँ पर x + 1 बचा इक्वल टू 0। तो ये आ गया, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। 3x - 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पर x + 1 इक्वल टू 0। x इक्वल टू यहाँ से 4/3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से x की वैल्यू -1 हो जाएगी। ये अल्फा और ये बीटा, ठीक है, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अब इसके बाद कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी और c की वैल्यू यहाँ पर -4 हो जाएगी। मैग्नीट्यूड के साथ हमें उसकी साइन के साथ वैल्यू को उठाना है। b की वैल्यू -1, ठीक है, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -4। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमें कंपेयर करना है। आप इसको पहले पार्ट की तरह ही आप क्वेश्चन उसमें एग्जाम में सोल्व करेंगे। ओके, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1, c इक्वल टू -4। अब इसके बाद कुछ नहीं करना, LHS निकालो भैया, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा कितना है 4/3 प्लस बीटा कितना है -1। 4/3 -1 यानी कि 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो, एलसीएम ले लो, 4 - 3/3 यानी कि 1/3 आया, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा 4/3, ठीक है, इंटू में -1 तो माइनस का 4/3, ठीक है, ओके। अब RHS निकालो, RHS निकालो। RHS निकालने कैसे हैं, माइनस का b/a ये निकालो, माइनस फॉर्मूला वाला b की वैल्यू कितनी है -1, ठीक है, ये देख लो। और a की वैल्यू कितनी है 3, तो मैंने कि ये कितना आ गया 1/3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1/3 यानी कि अल्फा प्लस बीटा की इक्वल आ गई इसकी वैल्यू c/a। c हमारे पास कितना -4 और a कितना हमारे पास, a हमारे पास 3 है, तो -4/3 यानी कि अल्फा इंटू बीटा की इक्वल आ गया। सो LHS इक्वल टू RHS, ये RHS के इक्वल हो गई, तो इसका मतलब हैंस वेरीफाइड। तो इसी के साथ हमने 6 पार्ट कंप्लीट कर लिए और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, जो कि एक फॉर्मूले पर ही बेस है और वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कराया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट तो आप जरूर देख करके इसका आना ही आना, उसमें मैंने आपको प्रूफ भी करा रखा है। अगर आपने वो प्रूफ कर लिया ना, तो आपको फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है, जो मैं अगले क्वेश्चन में आपको कराने वाला हूँ, वो फॉर्मूले से वो प्रूफ से ही निकला हुआ है, ठीक है। तो चलो सेकंड क्वेश्चन पर इसके चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। देखो यहाँ पर हमें जीरोस के सम और प्रोडक्ट दी गई है, जो पहली नंबर पर है वो सम है और जो दूसरे नंबर पर है वो प्रोडक्ट है। जैसे यहाँ पर सम एंड प्रोडक्ट लिखा गया है, तो पहले सिचुएशन में पहले है वो सम है और जो बाद में है वो प्रोडक्ट है। ओके, ऑर्डर इनका सम एज प्रोडक्ट है। ओके, हमें इनको यहाँ पर क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है इनका यूज करके। देखो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, सॉल्यूशन करते हैं 1 बाय 1, उसके साथ ही बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। प्रोडक्ट ये दे रखी है और सम ये दे रखा है, तो हमने ऐसे लिख लिया। देन फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर px का। देन px इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस x इंटू माइनस और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये फॉर्मूला कहाँ से निकला, प्रूफ से निकला, ठीक है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिलेशनशिप कोएफिशिएंट और जो उसका रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उनके फॉर्मूले में से ये फॉर्मूला, उनकी प्रूफ में से ये फॉर्मूला निकला है। मैंने उनका जो प्रूफ कराया हुआ है इंट्रोडक्शन में, उसमें से ये फॉर्मूला निकला है, ठीक है। इंट्रोडक्शन जाकर के आप जरूर देखना। तो px इक्वल टू कुछ नहीं करना है, x² माइनस सम कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1, तो x² माइनस का 1/4x माइनस का 1 px ये आ गया। तो क्या आ गया, x² माइनस का 1/4x प्लस 1, ठीक है। तो पॉलिनोमियल ये आया। अगर हम चाहते हैं और मतलब कि एक तो आप आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप लोग चाहते हो कि इंटीजर की फॉर्म में यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में आए, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर दो, px को 0 की इक्वल रख दो,
जीरो के इक्वल रख दो। जीरो के इक्वल जैसे आप यहाँ पर रखोगे तो 4x² माइनस का 1x प्लस 4 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाएगा। और 4x² माइनस का x प्लस 4 इक्वल टू 0, 4 इधर चले जाएगा तो आपका पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, ये इसका मतलब पॉलिनोमियल px इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x² x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा इसका आंसर। ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। आप चाहो तो यहाँ पर भी आंसर को छोड़ सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हमारा कोफिशिएंट रहे तो आप इसको जीरो के इक्वल रख दो। ठीक है, क्योंकि हमें इसकी जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जब हमें इसकी जीरोस फाइंड आउट करने हैं, मान लो हमें इसकी जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो इसको जीरो के ऊपर रखेंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, इस वाली फॉर्म में आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा पॉलिनोमियल क्या है एक्चुअली में, ये है। आप इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। वैसे आप लोग अगर पीछे देखोगे तो आंसर आपका ये होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पे एक्स को जीरो के इक्वल रखना है और यहाँ से जो भी वैल्यू है वो अपॉन में नहीं रहनी चाहिए, वो इधर चली जाएगी। ठीक है, बाकी जो कि इस पॉलिनोमियल की जो प्रॉपर्टी होती है इसमें वेरिएबल अपॉन में नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट आपका अपॉन में हो सकता है। तो आपका कांस्टेंट क्या है, 1/4 है, तो आपका आंसर ये भी हो सकता है और आप लोग चाहो तो इसका आंसर ये भी हो सकता है। आप लोग इसके फैक्टराइजेशन करके देखना तो उसकी जो फैक्टर्स आएंगे ना वो -1/4 -1 ही आएंगे। ठीक है, माइनस का 1/4 अपॉन 1/4 और -1 ही आएंगे, इनके जीरोस के सम आएंगे। एक बार करके जरूर देखना आप लोग। ओके, बाकी आपका आंसर यहाँ तक का भी ठीक है, यहाँ तक का भी ठीक है। चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट मैं आपको शॉर्टकट में कराऊंगा। मान लो अल्फा प्लस बीटा तो ये है, अब शॉर्टकट में करा रहा हूँ, आपको ऐसे करना है। अब शॉर्टकट में करा रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा ये है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, 1/3 है। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। फॉर्मूला क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू बी, एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, यही तो फॉर्मूला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना, √2 एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा कितना, 1/3। तो कुछ नहीं, पी एक्स इक्वल टू कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का √2 एक्स प्लस का 1/3 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर होगा, पॉलिनोमियल आपका ये हो जाएगा। अगर आप लोग उसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहते हो, सॉरी इक्वल टू 0 नहीं, केवल ये, तो उसको जीरो के इक्वल रख देना, एलसीएम ले लेना। तो आपका जो, चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, छोड़ो आप लोग। पी एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2 एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो उसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 3x²। पी एक्स इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3x² माइनस 3√2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आपका पॉलिनोमियल आ जाएगा। ओके, आपका ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर ठीक है। सॉरी इक्वल टू 0 नहीं बल्कि पॉलिनोमियल ही आएगा। ठीक है, 0 के इक्वल तो इसलिए लिखा था ताकि मैं इसको यहाँ पर इसको फ्रैक्शन में से हटा सकूँ। ओके, तो आपका पॉलिनोमियल ये आएगा, यानी कि जो भी कोफिशिएंट है वो एक वोल नंबर आ सके। ओके, तो चलो इसके थर्ड पार्ट पर चलते हैं। थर्ड पार्ट, एल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 है, और एल्फा इंटू बीटा कितना, √5 है। ओके, ठीक है, पी एक्स कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो बस, x² माइनस का 0 इंटू एक्स प्लस √5, कुछ नहीं, x² प्लस √5, ये आपकी पी एक्स आ जाएगा। ये देखो कितना आसान था, कितना आसान था, कितना आसान था। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, एल्फा प्लस बीटा कितना, 1 है, एल्फा इंटू बीटा कितना, ये भी 1 हमको गिवन है। ठीक है, आप अपने बुक में देख लेना। ठीक है, वरना जब मैंने इससे सेकंड क्वेश्चन लिखा था, जब इसका फर्स्ट पार्ट कराया, तब आप इसके सभी क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लेना। वीडियो को पॉज करके एक बार उसको बैक करके लिख लो अगर आपने नहीं लिखी, वरना अगर आप लोगों के पास बुक है तो आप लोग अपनी बुक से देख सकते हो। एल्फा इंटू बीटा, तो पी एक्स कितना आ जाएगा, x² माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ओके, तो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 प्लस एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, तो x² माइनस एक्स प्लस 1। तो लो जी, पी एक्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर कॉफिशिएंट सब होल नंबर की फॉर्म में, एक भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है। फिफ्थ पार्ट इसका, एल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, माइनस का 1/4 के, एल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है, 1/4 के। चलो इस बार अलग पेन का यूज करते हैं, 1/4 का। तो यहाँ पर फ्रैक्शन में है तो इसका मतलब हमें पी एक्स को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, या फिर आप जो चाहो तो वहाँ पर भी छोड़ सकते हो। लेकिन हमारा एक ऐसा पॉलिनोमियल आना चाहिए जिसको हम आसानी से सोल्व कर सके, तो हमें पी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। ओके, तो देखो, एल्फा प्लस बीटा ये, एल्फा इंटू बीटा ये, तो पी एक्स कितना आ जाएगा, कुछ नहीं करना, x² माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। सॉरी ये आ गया, ठीक है। पे एक्स को 0 के इक्वल रख दो, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंप्लीफी टू सिंप्लीफी अबव पी एक्स, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में 4 इक्वल टू 0। तो 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी एक्स जाएगा 4x² प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हमारी पी एक्स की क्या आ जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, यानी कि पी एक्स की क्या आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। आप चाहो तो अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हो। हालांकि मैं आप लोग यहाँ यहीं पर ही छोड़ के आना, ठीक है, आपको कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा, ओके। तो इसका 6 पार्ट देखते हैं। 6 पार्ट है इसका। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है, 4 दी है। एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी, 1 दी है। तो पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहीं पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1, ये पी एक्स की वैल्यू हो जाएगी फॉर्मूला का यूज करके। ये तो जो भी जितने भी पार्ट थे, ये 5 के 5 मैंने आपको शॉर्टकट में कराए हैं। तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट कराया है इसका, आपको वैसे सभी पार्ट करने हैं, ठीक है। हालांकि मैं आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और जब भी पेपर में आप लोग करोगे क्वेश्चंस को, तो आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में और ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको जिस तरीके से प्रोसीजर के तहत इनको सोल्व कराया, आपको वैसे ही करने हैं। हालांकि मैं वीडियो लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको अदर पार्ट आपको शॉर्टकट में करवा दिया। हालांकि मैं आप लोग इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख करके आएंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और अगर आप लोग हमारे चैप्टर नंबर 2 की और फर्दर एक्सरसाइज की वीडियोस देखना चाहते हो इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन के साथ, तो मेरी ऑल प्लेलिस्ट पहले ही अपलोडेड है यूट्यूब पर, चैनल पर। तो आप लोगों को मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग जा करके इसको भी देख सकते हैं। और भी आगे की जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी मतलब जितने की मैंने बनाई हुई है, ठीक है, आपको उनकी भी वीडियोस मिल जाएगी। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बहुत ही अच्छे अच्छे सॉल्यूशन के साथ मैंने आपको वो एक्सरसाइज सोल्व कराई हुई है। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना फीडबैक जरूर दें कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कैसे लगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 के इंट्रोडक्शन के साथ। तो चलिए चलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।